गुड इवनिंग सभी को। आइए अब हम लोग देखते हैं जो सीरीज हम लोग पढ़ा रहे थे बीपीएससी का 67 का, तो वो आज क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को जानने का समझने का प्रयास करेंगे। एक गाना आया था कि जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो जैसा कि बीपीएससी आयोग का हम देख रहे पा रहे हैं, कुछ लोग नोटिफिकेशन वगैरह बता रहे हैं कि सितंबर के लास्ट वीक में ले लेगा एग्जाम। 20, 22, 23 के आसपास डेट दे दिया है। हमको नहीं लगता है कि अब ये डेट टलने वाला है। तो 1 महीने का समय है और खुशी की बात है, 1 महीना बाद हम लोग एग्जाम में अपीयर होंगे और उसी के मुताबिक हम लोग तैयारी करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग तैयारी करते हैं तेजी में। तो आइए देखते हैं, पिछला क्लास में गांधी युग हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग देखे थे कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, पोरबंदर में हुआ। ये काफ़ी अल्प आयु में 13 वर्ष, उस टाइम बाल विवाह प्रचलित थे, तो 13 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। शादी के बाद अपना गृहस्थ जीवन में के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी अपना जारी रखें और लंदन पढ़ने जब गए तो वहाँ से 1891 में वापस आए। पिछला क्लास में भी बताए थे कि जब महात्मा गांधी लंदन से पढ़ के आए थे तब भारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को। चीज़ों को रिलेट करके हम लोग याद करेंगे तो लंबा समय तक परमानेंट रहेगा दिमाग में, है ना। तो 1891 में उनका जन्म हुआ। महात्मा गांधी उस समय भारत में आए, 1-2 साल घूमे फिरे और हमने पिछला क्लास में बताया कि एक दादा अब्दुल्ला थे जिनका साउथ अफ्रीका में केस चल रहा था अंग्रेजों के साथ। अतः उस केस को लड़ने के लिए उन्होंने गांधी को अपने साथ 1893 में लेकर चला गया। और हम आपको बताए थे कि गांधी जी को पीटर्सबर्ग स्टेशन पे अंग्रेज लोग गर्दनिया पासपोर्ट देके ट्रेन से उतार दिया। गर्दनिया पासपोर्ट समझते हैं ना, इसे गर्दन में हाथ लगा कैसे उतार देना, धक्का देकर उतार दिया। तब गांधी जी को लगा कि इतना पढ़े लिखे व्यक्ति और समझदार व्यक्ति के साथ जब अंग्रेज इस प्रकार से जुल्म कर सकता है तो उन तमाम भारतीयों के साथ क्या होता होगा जो अब तक विरोध करना भी नहीं जानते, सवाल करना भी नहीं जानते। आज भी आप सामाजिक स्थिति को देखिएगा तो आपको महसूस होगा, अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, किसी संवैधानिक पोस्ट पे हैं और अगर आपके साथ किसी तरह का जातीय भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव, जिससे महात्मा गांधी के साथ काला गोरा के साथ भेदभाव हुआ तो रंग के आधार पर भेदभाव, महिला पुरुष के साथ भेदभाव हो ही जाता है। तो अगर होता है तो आप महसूस कीजिए कि आपको इतना पढ़े लिखे और इतना उच्च पद पे होने के बावजूद भी आपके साथ ऐसी स्थिति है, तो उन तमाम वंचित वर्ग के लोगों के साथ क्या स्थितियां होंगी जो अभी सवाल भी करना नहीं जानते, अभी अपने अधिकार को भी नहीं समझते। तो ये चीज़ समझने वाली है, इसको हम लोग वर्तमान से जुड़ के देख सकते हैं। तो गांधी जी को जब धक्का दे दिया तो गांधी जी वहीं ठान लिए कि अब अंग्रेजों की खैर नहीं, अंग्रेजों का विरोध करना है। इसलिए गांधी जी वहाँ पर अपना फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए और लड़ाई को कंटिन्यू रखें। हमने आपको पिछला क्लास में बताया कि 14 से 18 प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। इस विश्व युद्ध के कारण गांधी जी विदेश से अपने स्वदेश वापस लौट आए, जो कि डेट था 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपना स्वदेश वापस लौट आए। जब स्वदेश वापस लौट आए, यहाँ तक हम आपको क्लास में बता दिए थे पिछला क्लास में, और यह तिथि जो है 9 जनवरी का, वह अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसको एक हम लोग ऐसे भी याद रखेंगे, इनका राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जैसे ही ये 9 जनवरी को भारत में आते हैं, 9 फरवरी को गोपाल कृष्ण गोखले पार लग गए, मतलब उनका देहांत हो गया। अब इसके बाद गांधी जी भारत में अपना राजनीतिक स्थिति को चमकाएंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे हीरो के तौर पे जानेंगे। गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया था कि आप भारत में आए हो
तो भारत में किसी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप करने से पहले आप भारत में 2-3 साल घूम के देख लो, यहाँ के लोगों को समझ लो, यहाँ की समस्याओं को जान लो, अंग्रेजों की नीतियों को जान लो। कम से कम घूम के देखा रहेगा तब न विरोध करेगा, नहीं तो ऐसे ही जिंदाबाद मुर्दाबाद किसका कीजिएगा। गांधी जी भी उनके बातों से प्रभावित थे और उनको भी लगा कि हमको घूम के देखना है। तो आप 9 जनवरी 1915 को देख रहे हैं कि आए हुए हैं, अपना ये घूमने फिरने के लिए निकल गए हैं। उसके पहले गुजरात में के अहमदाबाद, गुजरात में ही एक जगह है अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम का निर्माण कर दिए। अपना एक संस्था होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर आदमी बैठेगा उठेगा बातचीत होगी। तो साबरमती आश्रम का यहाँ व्यवस्था किए। फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका, साबरमती आश्रम भारत में अहमदाबाद में। जब साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिए, वहाँ पर व्यवस्था किए, इसके बाद वहाँ से अपना राजनीति प्रारंभ किए, अपना चारों तरफ गोल घूम करके देखना शुरू किए। उसी क्रम में आप देखिएगा एक इतिहास में एक घटना घटा था, हम आपको पिछला क्लास में बताए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दरमियान कि 1906 में दादा भाई नौरोजी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन वहां पर घटना नहीं घटी थी। 1907 में नरम दल और गरम दल में जो कांग्रेस था वो विभाजित हो गया था सूरत अधिवेशन में, और इस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस थे, तो बोस के समय दोनों अलग हो गए थे। परंतु अभी जो गांधी के समय एक अधिवेशन हो रहा है 1916 में, एक साल बाद 1916 में एक अधिवेशन है जिसको लखनऊ अधिवेशन कहते हैं। इस लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी आए हुए हैं और नरम दल और गरम दल एक हो गया है। गांधी जी अपना घूम तो रहे ही हैं, साथ ही देखने के लिए आए हैं कि भाई ये लोग कर क्या रहा है। तो पहली बार, जबकि देखिए कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ है और उधर 15 और इधर 15, 31 साल बाद गांधी जी उसमें आ रहे हैं। होता है ना कि हीरो की एंट्री बहुत बाद में हुआ, तो हीरो का एंट्री बड़ी बाद में होगा। और 1916 में जब गांधी जी आए तो अपना एक व्यवस्था बनी, नरम दल और गरम दल एक हो गए। इसके बाद गांधी जी घूमने फिरने आए ही थे, यहीं पर इनकी मुलाकात बिहार के चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल से हुआ। राजकुमार शुक्ल अपना समस्या लेके लखनऊ पहुंचे हुए थे। वो सोचे कि अपना बात रखेंगे। लोगों ने कहा, वहां पर आपके ब्रजकिशोर प्रसाद थे और भी कई नेता लोग थे, लोगों ने, सब लोगों ने इशारा किया कि गांधी के पास अब अपना बात रखिए। जब दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों से ही अपनी बात को मनवा सकते हैं तो भारत में भी मनवाएंगे, अभी उभरता हुआ नेता हैं। तो राजकुमार शुक्ल अनपढ़ व्यक्ति थे, पश्चिम चंपारण के किसान थे, जाके अपना मिले गांधी जी से। लेकिन गांधी जी को तो कुछ करना नहीं था। उनके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो बोल दिए थे कि 1-2 साल घूमना है, इसलिए गांधी जी अभी घूमने के मूड में हैं। और 16 में उनको टाल दिए कि ठीक है आप बोल रहे हैं तो देख लेंगे आपका समस्या। लेकिन उस समय चंपारण नहीं गए और अपना अहमदाबाद वापस लौट आए। इसका बीच की कहानी जब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो राजकुमार शुक्ल के पूरा हम बताएंगे डिटेल्स कि वो कैसे कैसे गांधी का पीछा किए, कैसे पकड़ के लाए। तो अभी हम लोग उसको बाईपास करके चलते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद गांधी जी 1917 में, इसके एक साल बाद 1917 में चंपारण आने के लिए तैयार हो गए। बोले कि ठीक है हम चंपारण आएंगे। पटना पहले आए, पटना से फिर मुजफ्फरपुर गए। हम पटना में राजेंद्र प्रसाद नहीं थे इसलिए मुजफ्फरपुर चले गए। मुजफ्फरपुर से चंपारण इनको जाना था, लेकिन वहाँ का एक अधिकारी था एडवर्ड ने क्या किया कि वहाँ पर धारा 44 लगा दिया और कह दिया कि गांधी नहीं आ सकता है। परंतु गांधी जी गए, ये अपना देश है भाई, क्यों नहीं घूम सकते हैं। गांधी जी कड़ी विरोध के बाद भी गए और जन समर्थन इतना था कि पश्चिम चंपारण में अंग्रेज गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया। जन समर्थन बहुत ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और गांधी जी एडवर्ड को यह समझाने में सक्षम हो गए कि जो तिनकठिया प्रणाली चल रहा है, किसानों के शोषणात्मक प्रणाली है, किसानों का इससे शोषण हो रहा है,
आप तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कीजिए। इसलिए एफजी स्लाइन के नेतृत्व में एक उसको बोलिए एक कमिटी का गठन हुआ और इसका जांच किया कि तीन कठिया प्रणाली में एक्चुअल में बात क्या है, कि ऐसे ही गांधी उन्धी सब विरोध कर रहा है, राजकुमार शुक्ल विरोध कर रहा है। तो एफजी स्लाइन के नेतृत्व में जो कमिटी गठित हुई थी, उस कमिटी ने यह रिपोर्ट सौंपा कि तीन कठिया जो पद्धति है, तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत होता था कि किसी भी किसान के 1 बीघा जमीन के 3 कट्ठे जमीन में नील की खेती करना है, और नील की खेती करने से उसकी भूमि उपजाऊ जो होती थी, उपजाऊ का जो गुण होता था भूमि का, वो धीरे धीरे उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती थी। इसलिए इसका लोग विरोध कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करके तो मेरा कई भूमि नष्ट हो जाएंगे नील की खेती करने से। तो लोग विरोध कर रहे थे और एफजी स्लाइन के नेतृत्व में जो कमिटी गठित हुई, उस कमिटी ने रिपोर्ट सौंपा कि यह वाकई में गलत नीति है और इससे किसानों की काफी हानि हो रही है। जब रिपोर्ट आया तो तीन कठिया पद्धति को अंग्रेज वापस ले लिए। साथ ही अंग्रेजों ने उस वर्ष के लिए किसानों को टैक्स भी माफ किया कि तुमको जो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है कुछ माफ कर देते हैं, क्योंकि तुम नील की खेती करके अपना हानि करवा लिया है। और इस घटना से गांधी जी का नाम पूरे भारत भर में फैल गया कि वाह, गांधी क्या व्यक्ति है, बिना किसी झगड़े का, बिना किसी मारपीट का, और हमारी बातों को मनवा दे रहा है। एक्चुअल में गांधी जी का जो हथियार था वो भूख हड़ताल, आवेदन, ये सब हथियार था। हृदय परिवर्तन के बातों में विश्वास रखते थे गांधी जी कि अगला का हृदय परिवर्तन कर देंगे तो जरूर मेरे प्रति कुछ अच्छा सोचेगा। अगर ताव में बात करेंगे तो उसके पास पावर है, वो हमको रगड़ देगा। तो गांधी जी को इस बात की नॉलेज थी। चूंकि उम्र भी हो गया है लगभग 46-47 वर्ष, और एक स्टेज होता है जब आदमी को बुद्धि आ जाता है, तो इस उम्र तक लगभग चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करने की बुद्धि हो जाती है। तो 46-47 में गांधी जी इस प्रकार से कमाल कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल, इस तरह से करके गाना भी है। तो 17 में तीन कठिया पद्धति को समाप्त करवाने का काम किया गांधी जी। और इस बात से अगला बार जो भी घटनाएं घटेंगी लोग गांधी को याद करेगा कि गांधी किधर है। तो अगला जो घटना है, एक 18 में एक घटना घटी है, क्या वो घटी है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। देखिए 17 में उधर चंपारण में तीन कठिया पद्धति को समाप्त करवाएं। अब अहमदाबाद में फिर एक मैटर आ गया है, मजदूरों का मैटर है। मैटर यह था कि 17-18 के आसपास पूरे भारत भर में प्लेग फैले हुए थे। उससे पहले भी प्लेग था, आपको 1885 से ही प्लेग बता रहे हैं। तो प्लेग में होता क्या था कि पहले घर के चूहा मर जाते थे और ये चूहा से धीरे धीरे वायरस फैलता था और घर के आदमी लोग भी डेथ कर जाते थे। कैसे कोरोना काल में हुआ कि पहले किसी में हो गया, छींका खांसा, फिर धीरे धीरे फैल गया और काफ़ी लोगों को प्रभावित किया, कई डेथ का केस भी मिला। तो उसी तरह से प्लेग नामक बीमारी भी फैला हुआ था। और अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे वो अपना शहर छोड़कर भाग रहे थे गांव, कि यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे। कोरोना काल में भी आपने देखा कई लोग शहर छोड़कर गांव भाग गए, पैदल यात्रा किए। आपने देखा दिल्ली, गुजरात जैसे शहरों से लोग छोड़कर अपने गांव वापस चले आए। सेम कंडीशन इस समय भी है, 1918 में भी प्लेग के कारण लोग प्रभावित है। हम क्या वाच करते हैं, लगभग जब 100 साल होता है ना, तो लगभग ऐसा ऐसा वायरस आता है जो पूरे दुनिया को या देश को प्रभावित करता है। आप देखिए 1918-19 के आसपास की बात है और 2019-20 के आसपास की बात है कोरोना। अब इस समय है प्लेग। अब मिल मजदूर सब भाग रहा है, तो भाग के जब वापस आ रहा था तो मिल मालिक को लगा कि मिल तो ठप पड़ जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में मिल चलेंगी कैसे। तो मिल मालिक ने उन तमाम मजदूरों को प्रलोभन दिया कि अगर तुम लोग यहाँ रहकर काम करेगा
तो तुमको 50% बोनस देंगे। मजदूर, कुछ मजदूर ऐसे थे जो सोचे कि ऐसे भी घरे जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, बेरोजगारी इतना है, भूखमरी इतना है, इससे बढ़िया है कि यहीं रह जाएं। यहाँ अगर रह जाएंगे, न मरेंगे, तो 50% बोनस तो मिलेगा ना। यह सोचकर बहुत सारे कर्मचारी अहमदाबाद में ही रुक गए। अहमदाबाद में रुकने के बाद आप देखेंगे कि 18 के जो उस मंथ का जो समय रहा, उस समय कोई प्रभाव नहीं रहा प्लेग का, कोई डेथ नहीं हुआ इस क्षेत्र में जहां पर यह नियम लागू किया गया था, उस मिल में। तो इस घटना से मिल मालिक ने कहा कि तुम लोग तो मरा नहीं, तो इसलिए बोनस नहीं देंगे। अब मजदूर लोग आंदोलन कर रहा है कि आप हमको बोल के रोके थे कि हम बोनस देंगे, हम इस सोच के रुके थे, अब कैसे बोनस नहीं दीजिएगा, धरना करेंगे, गांधी जी को बुलाएंगे। तब जाकर मिल मालिक बोला कि 25% बोनस देंगे। मजदूर लोग अड़े हुए थे कि कम से कम 50 दो। अरे 50 बोला है तो 4-5% कम चलता है, 25 कौन हिसाब से देगा। और तब मजदूरों ने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी यहाँ पर पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किए। भूखे रहेंगे और भूख हड़ताल के माध्यम से मिल मालिक को झुकाने का काम किए। और मिल मालिक यह एग्रीमेंट तय किया कि हम ना 50 और ना 25, 35% बोनस देंगे। मजदूरों में भी खुशी के लहर है, 10% बढ़ा के दिया और फिर से गांधी एक नया कीर्तिमान गढ़ दिए। तो आपने देखा पहला चंपारण सत्याग्रह 1917-18 में अहमदाबाद आंदोलन, मजदूर आंदोलन। जस्ट 15 मार्च के आसपास की बात है, 17-18 मार्च एक खेड़ा में आंदोलन हो गया। वो किसानों का आंदोलन था, हुआ खेड़ा में। यह खेड़ा आंदोलन अगला है, इसी टाइम 18 में भी रहेगा खेड़ा आंदोलन। स्थिति यह बनी कि खेड़ा में इस समय अकाल हो गया, परंतु अंग्रेज बोला कि हमारा टैक्स चाहिए, टैक्स नहीं दोगे तो दिक्कत है। इसलिए किसान बोला कि अकाल है, उपज नहीं हुआ है तो टैक्स कहां से दें। लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे। तब गांधी जी ने, वहां पर गांधी जी पहुंचे और इस मामला को सॉल्यूशन करवाएं कि टैक्स इस समय माफ रहेगा, क्योंकि अकाल हो गया है, जब उपज नहीं होगा तो किसान देगा कहां से। और इस प्रकार से फिर से गांधी जी भारत में एक नाम रोशन करने का काम किए। देखिए इसके आगे की एक घटना है 18 के बाद 19 में, 1919 की घटना है कि देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में भी कई उपद्रवी घटनाएं घटने लगे। अंग्रेज लोग सोचा कि इन लोगों को बड़ी बदमाशी कर रहा है, क्योंकि विश्व युद्ध से लोगों को आंखें खुली कि हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। लोग उपद्रवी करना शुरू कर दिए। तो अंग्रेज लोग उस उपद्रव को दबाने के लिए एक नया कानून लाया जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं, रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और इसके एवज में व्यक्ति विशेष ना तो वकील रख सकता था और ना ही किसी तरह का दलील दे सकता था। यह एक प्रकार के काला कानून था। इसलिए 1919 में पंजाब के क्षेत्र में प्रमुख नेता सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू ने इसका काफी विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद उन दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। और घटना देखिए 1919 के जालियांवाला बाग के बारे में बता रहा हूँ। घटना है आपका 6 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी हो गई है सैफुद्दीन किचलू और सतपाल का। और पंजाब के लोग गुस्साया हुआ है कि काहे गिरफ्तार कर लिया भाई, एक तो तुम काला कानून लाता है, विद्रोह करने पे गिरफ्तार कर लेता है, तो विद्रोह होगा ना, तुम्हारा अपोज तो होगा, तुम चूंकि काला कानून लाए हो। इसलिए 13 अप्रैल एक बैसाख पूर्णिमा या कुछ होता है उन लोग, सिख धर्म में एक पर्व है, उस दिन लोगों ने कहा कि हमको मेला जाने के लिए छूट दिया जाए।
चूंकि यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद काफी विद्रोह हो रहे थे पंजाब में, इसलिए वहां पर धारा 144 लगा दिया गया, धारा 44 लगा दिया गया ताकि किसी तरह का विद्रोह ना हो। परंतु पर्व के नाम पे लोगों ने परमिशन मांगा कि हम लोग को पर्व मनाने दीजिए और एक दिन के लिए इस धारा को वापस ले लीजिए। जनरल ओ डायर एक दिन के लिए उस धारा को वापस लिया और पर्व मनाने के लिए उस बैसाख मेला में लोगों का काफी भीड़ जुटा और कुछ राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने सैफुद्दीन किचलू और सतपाल का जो गिरफ्तारी हुई थी उसका विद्रोह करना शुरू कर दिया, उसके संबंध में बातचीत करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी रेजिनॉल्ड डायर है, वह जालियांवाला में बाग जो है वहां पर सभी लोगों पे गोलियां चलवा दिया और गोली चलने के बाद काफी लोग मर गए। लोग गोली से जान बचाने के लिए कुआं में कूद गए और बहुत सारे लोग मर गए। तो यह एक बहुत बड़ी घटना थी। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय से भी बड़ा घटना बताया, बोला कि बहुत बड़ी घटना है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया और वापस कर दिया। कई और भी लोग थे जो उसके मंत्रिपरिषद से इस्तीफा भी दे दिए। तो यह बहुत बड़ी घटना रही। महात्मा गांधी भी इसका विरोध किए कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कड़ी विरोध के बाद इसके जांच के लिए एक कमेटी बैठाया गया जिसको हंटर कमीशन कहते हैं। हंटर कमीशन इसका जांच किया और जांच के बाद एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें अंग्रेज अधिकारियों को निर्दोष बताया गया। बोला गया हंटर कमीशन के रिपोर्ट में कि यह जो घटना घटी है वह ब्रिटिश प्रतिष्ठा को बचाने के लिए घटी है। ब्रिटिश सरकार की जो मान मर्यादा थी उसके सम्मान के रक्षा के लिए गोली चलाना पड़ा, जिसके कारण भारतीयों में और रोष बढ़ गया। और रोष बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, हंटर कमीशन के जो रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया कि मात्र 379 व्यक्ति मारे गए हैं, मात्र 379 व्यक्ति, जबकि वास्तविक स्थिति थी कि 1000 से ऊपर व्यक्ति मारे गए थे। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश शक्ति के सम्मान में चूंकि यह घटना घटी तो लोगों ने सवाल किया कि जो 6 महीना के दूध पिता बच्चा मरा है क्या वो ब्रिटिश शक्ति का अपमान कर रहा था। बहुत तरह के सवाल आए। तो खैर हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट रहा वो काफी विवादित रहा, जिसके चलते रेजिनॉल्ड डायर वहां जो अधिकारी था उपस्थित था उसको डिमोशन किया गया कर्नल में और वह उस पद से इस्तीफा देकर इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड में उसकी भव्य स्वागत हुई फूलमाला से कि भाई भारतीयों को मारकर इंग्लैंड की प्रतिष्ठा बचा कर आया है। तो खैर ये सब अपना वहाँ की बातें रही, तो विशेष इसमें नहीं हम लोग देखेंगे। ज़्यादा इसमें यही है कि 1919 की घटना इतना लोगों को प्रभावित किया कि इसी घटना से प्रेरित होकर आगे गांधी जी असहयोग आंदोलन करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगला दिन हम लोग देख लेंगे असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। बीच में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, 24 में बेलगाम अध्यक्ष भी रहे। तो गांधी जी के साथ ही हम लोग देश को आजाद करवा देंगे। जैसे जैसे चल रहा है इसी में सारी घटनाओं को हम लोग देख लेंगे। सविनय हो गया, गोलमेज सम्मेलन हो गया, आपको सारा कुछ देखते चलेंगे, इसमें फिर विशेष कुछ बच नहीं जाएगा। और गांधी जी की जैसे समाप्ति करेंगे तो देश आजाद हो जाएगा गांधी जी के अंतिम समय तक, 1948 तक। और देश आजाद हो जाने के बाद हम लोग देख लेंगे कुछ सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आपको सावित्रीबाई फुले, तो इन सबों को हम लोग, ज्योतिबा फुले, इस सबको हम लोग देख लेंगे एक नज़र में। तो इस प्रकार से आधुनिक भारत लगभग हम लोग खत्म के कगार पे है। और उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में हम लोग पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, कृषि सब कुछ देखते हुए विश्व के मानचित्र भी देखेंगे और देखेंगे कि अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैप में बता देंगे कहाँ पर है, फिर आपका दिमाग रोटेट करने लगेगा, सब परमानेंट सेट कर देंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।